अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर टिप्स एंड ट्रिक्स की। ये फर्स्ट पार्ट है, एक वीडियो मैंने अभी ये बनाई है। अगर आपने पसंद की तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आगे आती रहेंगे। इस वीडियो में मैंने बात की है कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर एंड स्पेलिंग को याद रखने की टिप्स और ट्रिक्स की। बुनियादी तौर पर ये टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी बचकाना लगती हैं, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उस वक्त आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक, ये दोनों लफ्ज हैं, दोनों के डिफरेंट मीनिंग हैं, लेकिन आमतौर पर कंफ्यूजन होती है कि दोनों में से कौन सा किस जगह पर यूज करना है। सिस्टेमिक का मतलब होता है इनसाइड द सिस्टम। कोई चीज अगर सिस्टम के अंदर घुस के उसे खराब कर रही हो तो उसका मतलब होता है कि ये सिस्टेमिक है। He has a systemic infection। कुछ मखसूस किस्म के कैंसर्स को सिस्टेमिक कहते हैं। कैंसर्स की दो टाइप्स होती हैं, लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक। सिस्टेमिक कैंसर ऐसे कैंसर्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, लेकिन अगर किसी को स्किन के ऊपर छोटा सा मोका निकला हुआ है तो उसको हम लोकलाइज्ड कैंसर कहेंगे। तो सिस्टेमिक का मतलब होता है कोई चीज पूरे सिस्टम के अंदर घुस चुकी हो, उसको सिस्टेमिक कहते हैं। और सिस्टमेटिक का मतलब होता है एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सोच समझ के एक मंसूबे के तहत कोई चीज की जाए तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक। एक सिस्टम के तहत वो काम किया जा रहा है। आमतौर पर इसको डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर लिया जाता है। जिस तरह के कुछ अर्सा पहले जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, किलिंग हुई थी, तो उस वक्त कहा गया था कि कालों के खिलाफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए। मतलब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काले जो हैं उनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस जो है वो वाज़ेह हो गया। सिस्टमैटिक राइम्स विद ऑटोमेटिक। जब आप उस पर कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं, एक प्लान अप्लाई कर देते हैं, तो वो काम फिर ऑटोमेटिकली अपने तरीके से होता जाता है। सिस्टमैटिक और ऑटोमेटिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कौन सा इनमें से वर्ड है जो एक प्लान के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक रूल्स एंड सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हो रहा है। और दूसरा जो है सिस्टेमिक, उसका मतलब है सिस्टम के अंदर कोई चीज घुस चुकी है। सेकंड रूल है आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। इसमें यह होता है कि आई और ई में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, जहाँ पे आई ई या ई आई के स्पेलिंग पहले ई आएगा या पहले आई आएगा, आई ई होगा या ई आई होगा। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी वाला रूल ये अपनाया जाता है, देखा यह जाता है जहां पर सी आ रहा है आई ई या ई आई के बाद, वहां पर ई पहले आएगा, आई बाद में आएगा। एक्सेप्ट सी का मतलब यही है कि आई पहले आएगा ई से और आई ई वर्ड बनेगा। लेकिन उस केस में अगर सी हो तो फिर ई पहले आएगा आई से। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी। आई ई जो है इसके एग्जांपल्स बिलीव, फियर्स, कोलाई, डाई, फ्रेंड। ई आई के एग्जांपल्स जो हैं वो आफ्टर सी, रिसीव, सेलिंग, रिसीट। ई आई जो है वो सी, जब इसके बाद सी से बाद आता है ई आई तो उस वक्त ई आई पहले लगता है, और जब सी ना हो आई ई से पहले तो उस वक्त फिर आई ई पहले लगेगा ई आई के बजाय। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह के अगर जो ई आई है उसकी साउंड ए वाली हो, यानी कि ऊपर आपने देखा ई आई जो है वो रिसीव में छोटी ए की आवाज आ रही है, सीलिंग में भी छोटी ए की आवाज है और रिसीट में भी छोटी ए की आवाज है। अगर इसकी जगह पे ए की आवाज दे रहा हो, जैसे कि नीचे वर्ड है नेबर या वे, तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता, फिर ई आई आता है और यहाँ पर सी भी इनसे पहले नहीं आता। सी के बगैर भी ई आई आता है जब आवाज ए वाली दोनों दे रहे हों। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस हैं जिनमें इनकी आवाज छोटी ए वाले ही होती है, डबल ई वाली ही होती है, लेकिन वहां पर सी भी नहीं होता और लफ्ज भी ई आई आता है।
नॉर्मली ई आई तब आता है जब इन से पहले सी आए। ये जो लफ्ज हैं ये याद रख लें आप, कैफीन, पॉलिसीज, सीज, स्पीशीज एंड वियर्ड। ठीक है, ये 4-5 लफ्ज हैं जो कि एक्सेप्शन है इस रूल की, तो आप इनको इस तरीके से याद रख लें। वैसे एक्सेप्शंस और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो ए वाले रूल में कवर हो जाती हैं। बाकी जो ई वाली एक्सेप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। दिन जो होते हैं महीनों के अंदर, उनको याद रखने के लिए ये एक राइमिंग सॉन्ग है। 30 days हैथ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर में 30 दिन होते हैं, बाकियों में 31 और फरवरी में 28 या 29। आपके लिए यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन अगर बच्चों को याद करवाना हो, उनको ये ट्रिक बतानी हो, तो फिर आगे वाला जो मुकम्मल है वो भी पढ़ा जा सकता है। All the rest of 31 except February alone, which has but 28 in fine till leap years gives it 29। लीप ईयर में फरवरी के 29 होते हैं, बाकी सालों में फरवरी के 28 होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए याद रखने की ट्रिक है 30 days है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। बाकी फिर उसके अकॉर्डिंग याद रखे जा सकते हैं। क्वाइट, क्विट और क्वाइट, इन तीनों लफ्ज़ों को याद रखने की जो ट्रिक है वो यही है कि आप इनकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से याद कर लें। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो क्वाइट, ठीक है। एब्सोल्युटली इसका मतलब होता है कंप्लीटली, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, शी इज़ क्वाइट हार्ड वर्किंग, इस तरह करके ये लफ्ज़ होता है एब्सोल्युटली या कंप्लीटली के मीनिंग में आता है। अगला लफ्ज़ जो है वो क्विट है। अब मैंने 3 एग्जांपल्स आगे दी हैं। बाइट के आगे से ई हटा दें तो पिट बन जाएगा, काइट के आगे से ई हटा दें तो किट बन जाएगा, लाइट के आगे से ई हटा दें तो लिट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ऊपर क्वाइट है, उसको लिटा कर लंबा करके पढ़ा जाता है क्वाइट, जबकि इसके आगे से चूंकि ई हट गया है तो इसके झटके के साथ पढ़ा जाएगा क्विट। बाइट से पिट, काइट से किट, लाइट से लिट। इसका मतलब होता है लीव, क्विट कर देना, कोई चीज छोड़ देना। उसके बाद आता है नीचे वाला क्वाइट। ऊपर वाला लफ्ज है सबसे पहले वाला क्वाइट, और अब आपने वहीं ई उठा के अंदर आई क्यू यू आई के बाद लगा देना इट। क्वाई को अलग पढ़ें और ई टी को अलग पढ़ें तो आपको क्वाइट, ये आपका जो वर्ड है वो साइलेंस की मीनिंग में आता है। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। तीनों वर्ड्स में स्टार्ट जो है वो क्यू यू आई है। आपको एक और रूल याद होगा कि क्यू के बाद हमेशा यू आता है इंग्लिश में। बहुत कम वर्ड्स हैं जिनमें क्यू के बाद यू के अलावा कोई और लफ्ज आता है, और मोस्टली उनमें से भी फॉरेन लैंग्वेजेस से बारो किए गए हैं। ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं मोस्टली उनमें क्यू के बाद हमेशा यू आता है। आगे आपने आई भी याद रखना है। तीनों में क्यू यू आई आता है, और उसके बाद अगला लफ्ज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। क्वाइट, क्विट और क्वाइट, इन स्पेलिंग्स की बेस पे और इस प्रोनाउंसिएशन की बेस पे। मेरी प्रोनाउंसिएशन ओबियसली नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं है, बट मैंने ट्राई की है कि आप लोगों को फ़र्क पता लग सके याद रखने के लिए। Renaissance, the revival of European art and literature under the influence of classical models in the 14th and 16th century। जो यूरोप का एक इनकलाब का ज़माना था 14वीं से 16वीं सदी के बीच में, उसको रेनेसेंस कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए इस तरह याद रख लें, रीना इज सांस, रेनाइसेंस, ठीक है। दिस कैन बी पर्टिकुलरली हेल्पफुल इफ यू नो समवन नेम्ड रीना। ये इंग्लिश स्पीकर्स के लिए लिखा है कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसका नाम आपकी कोई दोस्त है जिसका नाम रीना है, तो आपको ये याद रखने में इजी हो जाएगा कि रीना इज सांस। अब इन स्पेलिंग्स को इकट्ठा कर दें तो रेनाइसेंस बन जाएगा। सांस वैसे कोई लफ्ज नहीं है इंग्लिश में, ऐसे ही लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज़ किसी चीज़ को कंप्लीट करे, जैसे कि चावलों के साथ रायता जो है वो मस्ट होता है, तो रायता एक कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से बाकी चीज़ें जो होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट होती हैं। जो एक चीज़ दूसरी चीज़ को मुकम्मल करे, उसके बगैर वो चीज़ अधूरी हो, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ। अब जिस कॉम्प्लीमेंट में आई आता है वो उसका उल्ट है इंसल्ट।
ठीक है। इंसल्ट आई से स्टार्ट होता है और इंसल्ट जिस वर्ड का उल्ट है, एंटोनिम है, उसका मतलब है उसमें आई आता है। तो जिस लफ्ज में आई आता है वो तारीफ के मीनिंग में आप इस तरह याद रखेंगे क्योंकि उसका उल्ट इंसल्ट है और इंसल्ट आई से स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन वैसे सेम ही है, वैसे मैंने समझाने के लिए। योर प्रिंसिपल इज योर पाल। पाल इंग्लिश में दोस्त को कहते हैं, तो दोस्त ऑब्वियसली एक शख्स हो सकता है। तो प्रिंसिपल जो हेडमास्टर होता है वो उसकी जो स्पेलिंग है वो पाल है, प्रिंसिपल। जो दूसरा होता है रूल। अब प्रिंसिपल एक रूल, कायदा, कानून भी प्रिंसिपल कहते हैं। तो RULE जिनके एंड पे LE आता है, प्रिंसिपल, तो यहाँ पर वो रूल के मीनिंग में, रूल के एंड पे भी LE आता है और ये वाला जो रूल वाला प्रिंसिपल है उसके एंड पे भी LE आता है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। लूज एंड लूज, ये जो डबल ओ वाला लूज है इसका मतलब होता है लेस टाइट, यानी कि जो ज्यादा खुला होता है, कुछ चीज ज्यादा खुली हो, स्पेशियस हो, तो उसको कहते हैं लूज, लेस टाइट। दूसरा लूज है इसका मतलब होता है लॉस्ट, यानी कोई चीज खो जाए, गुम हो जाए तो उसको लूज कहते हैं। अब दोनों लफ्जों को याद रखने का तरीका ये है कि जिस लूज के अंदर डबल ओ है वो ज्यादा जगह घेरेगा, वो ज्यादा खुला होगा, वो ज्यादा लेस टाइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिसमें दो ओ हैं वो लेस टाइट वाले मीनिंग में यूज होगा, जिसमें सिंगल ओ है वो लास्ट वाले, गुम हो जाने वाले। इसका एक ओ जो है वो गुम हो गया है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वियर्ड, वी आर वियर्ड, वी इज द बिगिनिंग ऑफ वियर्ड। जब भी आप वियर्ड लिखेंगे वी आर वियर्ड लिखें और वी बिल्कुल स्टार्ट में लिख दें, आगे IRD लिख दें, तो आपके लिए ये लफ्ज वियर्ड बन जाएगा। इसके स्पेलिंग्स आपको मुश्किल नहीं होगी कि VIERD होता है या VERD होता है। इस तरह से आपको आसान हो जाएगा। डिजर्ट एंड डेजर्ट, डेजर्ट होता है सहरा या किसी को छोड़ देना, लीव समवन, ये भी डेजर्ट के मीनिंग में आता है। डिजर्ट होता है स्वीट डिश। अब स्वीट डिश में S से स्टार्ट होता है स्वीट डिश, तो जिसके अंदर डबल S है उसके अंदर डबल स्वीट डिश है, जिसके अंदर सिंगल S है उसके अंदर सिंगल स्वीट डिश है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो चीज ज्यादा चाहिए, डिजर्ट इज ट्वाइस एज गुड एज द डेजर्ट। स्वीट डिश सहरा की निस्बत ज्यादा अच्छी होती है, इसके अंदर डबल S है। देयर एंड दे आर, देयर सिंगल वर्ड है, 5 लेटर्स हैं इसमें। इसका मतलब होता है किसी से बिलोंग करना, किसी की मलकियत होना कोई चीज। दे आर की कंट्रैक्शन, इसको मुख्तसर करके जब लिखा जाता है तो इनमें से ए को काट दिया जाता है, ए की जगह पे अपॉस्ट्रोफी लगा दी जाती है। तो ये 6 लेटर से मिलकर बना है, इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर 2 वर्ड्स होंगे। जो 5 लेटर से मिलकर बना है वो एक सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड पोसेसिव के लिए यूज हो रहा है देयर, और इसी तरह का दे आर जो है वो 2 वर्ड्स हैं, दे और आर को शॉर्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो जो लंबा लफ्ज है उसके अंदर 2 लफ्ज हैं और जो छोटा लफ्ज है 5 लेटर्स का उसके अंदर एक सिंगल वर्ड देयर है। स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी ERY वाला जो होता है इसका मतलब होता है पेन, पेंसिल, कॉपी, शार्पनर, रबर वगैरह, एनवेलोप, सारी चीजें। E रेफर्स टू एनवेलोप, एनवेलोप का मतलब होता है वो लिफाफा जिसके अंदर खत डाला जाता है, क्योंकि एक और ट्रिक जो है कंटेन्स ER एंड सो डज पेपर, पेपर के एंड पे भी ER आता है और स्टेशनरी जो ERY वाली है इसके तकरीबन एंड पे भी ER आता है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पेपर के एंड पे ER आता है और स्टेशनरी में भी ER आता है। दूसरा स्टेशनरी जो इसका मतलब होता है साकन, साकत, कोई चीज रुक जाना, रुकी होना, इसमें AR आता है। और पार्क्ड कार, जो कार पार्क कर दी गई है, पार्क में भी AR आता है, कार में भी AR आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जिसमें AR आता है वो स्टेशनरी नॉन मूविंग वाली है, जिसमें ER आता है वो स्टेशनरी पेपर वाली है। पर्सनल और पर्सनल, जिसमें सिंगल N है वो एक सिंगल पर्सन की बिलोंगिंग को जाहिर करता है। पर्सनल चीजों
मतलब पर्सनल किसी चीज़ की, बिलोंगिंग किसी चीज़ की मलकियत किसी चीज़ के साथ होना को कहते हैं। इसमें सिंगल एन है, सो एक सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, सिंगल पर्सन के साथ रिलेट करता है। दूसरा पर्सनल जो है, इसका मतलब होता है मेंबर्स और एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको पर्सनल कहते हैं। आर्मी के मेंबर्स हों, वापडा के मेंबर्स हों, वासा के मेंबर्स हों, ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स हों, या इस तरह के मुख्तलिफ जो दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं। तो चूँकि ये ज़्यादा लोगों को डिनोट कर रहा है, ज़्यादा लोगों को रेफर कर रहा है, इसलिए इसके अंदर डबल एन आएगा। पर्सनल। साइट सीइंग और साइट सीइंग। साइट सीइंग कॉमन मिसस्पेलिंग है साइट सीइंग की। अब दोनों लफ्ज बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन SITE का मतलब होता है कोई चीज़ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कंस्ट्रक्शन साइट। SIGHT का मतलब होता है एक टूरिस्ट स्पॉट, कोई रिजॉर्ट जहाँ पे लोगों की दिलचस्पी हो, लोग उसे देखने के लिए आते हों। तो इस तरीके से आपने इसको याद रख लेना है। एनीवे और एनीवेज, एनीवे करेक्ट है, एनीवेज नॉन स्टैंडर्ड रॉन्ग वर्ड है। इंग्लिश में एनीवेज कोई लफ्ज नहीं है। अगर कहीं भी आपको एनीवेज नजर आए तो वो गलत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।